दार्जिलिंग के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, सभी से मैं पहली बार बातचीत कर रहा हूँ। इससे मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सांसद जी की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पार्टी की योजना के अनुसार मैं 3 दिवसीय दौरे पर हूँ। आज मेरा दूसरा दिन पूरा हुआ है। कल रास्ते में जिस प्रकार से हमारे एलाइज पार्टनर्स ने, उसमें एमएलएज, उनके ऑफिस बेयर्स और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह के साथ स्वागत किया, वो 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों से भी प्रसन्नता से ज़्यादा उत्साह के लिए मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ। आज दिन में मैंने पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर, टूर एंड ट्रैवलर्स, गाइड्स और सोशल एक्टिविस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें दार्जिलिंग इनिशिएटिव करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से बड़ी विस्तृत चर्चा की है। दूसरे सत्र में हमने जो कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, बड़े पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब से मैंने बात की है, चाहे वो ड्रामा के हों, चाहे वो संगीत के हों, चाहे वो नृत्य के हों, चाहे वो हमारे लोकल फोक डांसर्स हों या गायक हों। फिर उसके बाद में हमारी पार्टी की गतिविधियां शुरू हुई। जो चाय बागान के हमारे टी वर्कर्स यूनियंस के लोग हैं, यूनाइटेड फोरम के तौर पर काम करते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। इन सब से चर्चा के बाद में 2-3 बातें बड़ी साफ लगती हैं कि ये सब पहले समय से हम लोग सुनते रहे कि बंगाल में कानून का राज नहीं है। ये भी हम सुनते रहे कि उनको सामाजिक सरोकारों से बंगाल की सरकार को कोई लेना देना नहीं। जब हम ये कहते हैं तो लोगों को लगता होगा कि शायद हम प्रतिपक्ष के नाते कहते हैं, लेकिन जब हम चाय बागान की बात करते हैं तो मैं 10 साल पहले सिलीगुड़ी आया था। उस समय असंगठित क्षेत्र के भारतीय जनता मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। जो समस्याएं चाय बागान के लोगों की तब थी, वो आज भी जस की तस बरकरार है। उनका वेश, जिसको भी भारत सरकार ने मिनिमम वेज के कानून के तहत में पारित कर दिया है, शायद वो जल्दी उसमें न्याय हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा, चाय बागानों के भीतर सैकड़ों वर्षों से रहने वाले लोगों को जमीन का पट्टा नहीं है। ये राज्य सरकार का काम है, जो आज तक कभी हुआ नहीं। यहाँ टैक्स लगता है कुछ लोगों को, वो कलेक्टर वाही कर रहा है, अंग्रेजों के समय से उसमें कोई तब्दीली नहीं की। जब मैंने कल्चर क्षेत्र के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो ऑफिस है उसमें लोग रिटायर होते जा रहे हैं, पद खाली रहते हैं, उसको भरा नहीं जाता। जो रिटायर थे वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, वो भी यहाँ पर आए। यहाँ कोई अकादमी नहीं है, अकादमी के लिए ज़मीन नहीं है, किसी भी प्रकार के आर्टिस्ट की प्रैक्टिस के लिए उनके पास में सार्वजनिक स्थान नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दार्जिलिंग प्रकृति की अनूठी देन है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का नृत्य, यहाँ का संगीत नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य के मुकाबले, राज्य की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। और इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में एक पर्यटन स्थल के नाते जो दार्जिलिंग को मिलना चाहिए था, वो राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, उपेक्षा के कारण वो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन जो सरकारों की गलत नीतियों के कारण या व्यक्तियों की गलतियों के कारण जो गैप्स पैदा हुए हैं, उनको भरने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी मानती है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार गुनहगार है। वो सांसद निधि का काम नहीं करने देती है। हमने कहा कि भाई सांसद निधि से बन सकता है, तो पता चला कि सांसद निधि खर्च ही नहीं कर सकता बंगाल के सांसद। तो फिर विकास कैसे होगा? आम लोगों को हितों की चिंता कैसे होगी? ये बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल सरकार के खिलाफ और उनकी पार्टी के जो लोग जिस प्रकार से आक्रामकता की राजनीति करते हैं, हिंसा की राजनीति करते हैं, उसके प्रति जो भयानक रोष है, उस रोष को कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो आंखों के सामने दिखता है वो पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे पूछे, विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी विधानसभा चुनाव, लोकसभा के समय जो किया था उस पर सांसद जी बताएंगे कि उन्होंने जो कहा था उन्होंने किन किन चीज़ों को पूरा किया। जैसे मिनिमम वेज का मामला है, कुछ और चीज़ें जो पूरी हुई,
1.5 साल की वजह 150 साल से नहीं हुई, वो 1.5 साल में पूरी हुई। हमने ये तय किया है कि हमारा विधानसभा का भी घोषणा पत्र होगा, जो हमारा जोन है उसका भी घोषणा पत्र होगा और राज्य का घोषणा पत्र होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में लिखती है वह संकल्प पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, ऐसा देश जानता भी है और मानता भी है। यह है कि जिसको लेकर तो मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि उन बेचारों के पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो कहते हैं इस बंगाल में किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना सबसे कठिन काम है, और जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको कोई बेचारों को ना तो ग्रांट मिल सकती है, न इवेंट के लिए पैसा मिल सकता है। आज ही मैंने उनको ये नहीं पता कि भारत सरकार से इवेंट का पैसा मिलता है, उन्हें ये नहीं पता कि गुरु और शिष्य परंपरा में उनको भारत सरकार पैसा देती है। ये चीज़ें जानकारी भी नहीं है। आज ही मैंने बुलवाई है सांसद जी, आज ही मैंने उनको कल तक का समय कहा था, आज शाम तक उनको कन्वे कर देंगे। आपको भी ज़रूरत हो तो वो SMS हम आपको भी पहुँचा देंगे। टूरिज्म के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दार्जिलिंग टूरिज्म के लिए क्या प्लान सोचे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो यही है कि हमको एक टैगोर कल्चर स्पेस जैसी कोई जगह चाहिए जहाँ पर लोग जाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें, क्योंकि यहाँ खुद का एक रिच कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए। अगर कोई पर्यटक आता है तो वो पर्यटक भी तो उन्हीं चीज़ों को देखने आता है, खाली वो जंगल पहाड़ और बर्फ देखने भर नहीं आता। जब भी कोई पर्यटक आए, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, वो यहाँ की कल्चर को भी देखना चाहता है। शाम को कोई आयोजन हो रहा हो साल में, तो कल्चर जो भी पर्यटक होगा वो पैसा देकर उसको देखेगा। ऐसी कोई व्यवस्था दार्जिलिंग की धरती पर है नहीं, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम इसको घोषणा पत्र का अपना मुद्दा बनाएंगे कि जब भाजपा की सरकार बंगाल में आएगी तो हम इन कामों को पूरा करेंगे। आप लोग कितना आशावादी है कि इस बार भाजपा सरकार बंगाल में आएगी? अब की बार 200 पार अमित जी ने कह दिया है, वो आंकड़ा है। जब वो ऐलान करते हैं तो अभी तक तो हम उस पर सही साबित हुए हैं, इसलिए अभी तो हमारा लक्ष्य यही है, अब की बार 200 पार। नहीं, जैसे पीके ने बताया कि आप लोग भाजपा 60% टारगेट है, हम लोग का 100% टारगेट है, तो इसी बारे में क्या कहना? पीके को मैं सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि वो मणिपुर की पुस्तक जाके पढ़े। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का 2% वोट था और वहाँ हमने सरकार बना ली। पीके ने मणिपुर का भी ना इतिहास पढ़ा है और ना रिजल्ट को देखा होगा, तो शायद पीके को गलतफहमी होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। गोरखा सपना मेरा सपना, लेकिन वो अभी तक कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। जैसे आपने बताया अभी कि घोषणा पत्र या कसम खाने का प्रश्न होता है, तो उसी बारे में हमने 2 बातें उसमें कही थी कि हम गोरखा का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र है और वह होगा, और इससे गोरखा के मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और अभी एक बहुत छोटी बात सांसद जी ने मुझे कही थी, और जब तो मुझे नहीं पता था कि चुनाव अभी होगा, कि नेपाली जो हमारे राइटर्स हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं। मैंने 3 दिन के भीतर करके दिया। इसलिए मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है हमारे घोषणा पत्र पर शंका करने की। कांग्रेस ने तो 20-25 साल घोषणा पत्र में लिखा और नहीं किया। हम अपने टर्म के बाहर कोई चीज़ जाने नहीं देते। 2014 से 19 के बीच में जो घोषणा की थी वो पूरी हुई, 2019 में जो घोषणा हुई है वो 2024 के पहले पूरी होगी, ये वचन है हमारा। दार्जिलिंग का आप जी अपने स्टेट है, जब कभी आप इस पर डिबेट करोगे तो मैं जरूर शामिल होऊंगा, अभी बार बार आता रहूंगा। बंगाल राज्य के भीतर ही बंगाल की बात होती है, पर मुझे लगता है ये डिबेट ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे तो अक्षर से लिखेंगे। तो ये आपका जो विजिट जिम्मेदारी पार्टी की दृष्टि से दी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता व्यक्ति पहले होता है, पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक बाद में होता है। तो हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो होगी। मैं संगठनात्मक कार्यों के लिए भी आपके बीच आता रहूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप पहाड़ के लिए कुछ खुशखबरी लेके आएंगे? जो हमारे स्तर पर संभव होगा निश्चित रूप से करेंगे, आपको शायद खुशी होगी। बिफोर इलेक्शन ट्राइबल स्टेटस मिल सकता है पहाड़ी जनजाति को, जो 11 कम्युनिटीज जिसने कि अभी पहाड़ में जो माहौल बना हुआ है, जो उम्मीदें रखा है, होता है क्या, देख आगे होता है क्या। नमस्कार।